बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले साथियों राजस्थान जीके की। राजस्थान में विरासत का संरक्षण, जिसके अंतर्गत आपकी छतरियाँ, देवल और हवेली आदि को सम्मिलित इसमें किया जाता है साथियों। इससे संबंधित हम 10 से 15% करने वाले हैं साथियों स्टार्टिंग में, और उसके बाद इन चीज़ों को बारी बारी से समझेंगे, जिस प्रकार से हमारी पूर्व क्लास जो चल रही हैं कि छतरियाँ क्या होती हैं, देवल क्या होती हैं, कहाँ पर स्थित हैं। इसमें आपको केवल 5 मिनट का समय इसमें लगने वाला है साथियों, और आपको यहाँ से एक नंबर है वो आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा साथियों। यदि आप किसी भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो आपका अध्यापक थर्ड ग्रेड हो, सीईटी 12th लेवल तक का हो साथियों, या आप किसी भी अन्य राजस्थानी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान जीके से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और केवल ऑथेंटिक और जो आपको अंक दिला सकती हैं वही टॉपिक इस पर करवाए जाते हैं साथियों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं राजस्थान में विरासत का संरक्षण की तरफ साथियों, किस प्रकार से। पहले स्टार्टिंग में करते हैं साथियों कुछ प्रश्न, उसके बाद देखेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक साथियों। आइए चलते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं विरासत का संरक्षण। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आपसे पुनः निवेदन है साथियों कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आप तक अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे साथियों। तो देखिए सबसे पहले जो प्रश्न है, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा क्या है साथियों। राजस्थान की प्रमुख भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको करना है, क्या प्राकृतिक है, या मरु भाषा है, या पिंगल है, या अपभ्रंश भाषा है साथियों। राजस्थान की जो प्रमुख भाषा जो मानी जाती है साथियों, वो मरु भाषा को राजस्थान की प्रमुख भाषा माना जाता है साथियों। ये इसका आपके जो आंसर है साथियों वो आपको कमेंट बॉक्स में करते जाने हैं साथियों, साथ ही ताकि आपका रिवीजन भी इसका होता चले साथियों। मरु भाषा को क्या कहा जाता है साथियों? क्या प्राकृतिक भाषा इसको कहा जाता है, या मरुवाड़ी या मारवाड़ी इसको कहा जाता है, क्या पिंगल भाषा इसको कहा जाता है, या ब्रंश भाषा इसको कहा जाता है। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि मरु भाषा को मारवाड़ी या मरुवाड़ी इसको कहा जाता है साथियों। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य क्या है? क्या संत साहित्य है, या जैन साहित्य है, या चारण साहित्य है, या अपभ्रंश साहित्य साथियों। हम बात कर रहे हैं केवल राजस्थानी भाषा की साथियों। तो राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध जो साहित्य है वो साथियों चारण साहित्य माना जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की थी? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ चुके हैं साथियों कि उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की थी साथियों। तो इसका आपको राइट आंसर है वो आपको यहाँ पर देते हुए चलना है साथियों। ठीक है, तो उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की थी साथियों? तो कुवलय माला जो ग्रंथ है वो साथियों उद्योतन सूरी के द्वारा रचित है साथियों। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है साथियों। इसके अंदर कुछ एक प्रश्न अलग प्रकार से पूछ लिए गए साथियों, तो लेकिन इसका साथ भी आंसर इसका कर लेते हैं साथियों, कोई बात नहीं है। बाकी आगे टॉपिक को वाइज पढ़ेंगे साथियों, टॉपिक वाइज जो अपना चल रहा है। अगला जो प्रश्न है कि सूर्यमल मिश्र ने किसकी रचना की थी? क्या पृथ्वीराज रासो की थी, या कुवलयमाला की थी, या वंश भास्कर की थी, या वीर विनोद की थी साथियों। तो सूर्यमल की द्वारा वंश भास्कर की रचना है वो की गई थी साथियों। उद्योतन सूर्य के द्वारा कुवलयमाला की रचना की गई थी। 2 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। आगे चलते हैं। श्यामल दास ने किसकी रचना की? श्यामल दास ने किसकी रचना की थी साथियों? तो 2 आप पढ़ चुके हैं ऊपर, और तीसरा जो मैं बताता हूँ वो वीर विनोद की रचना थी, वो श्यामल दास के द्वारा की गई थी साथियों। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बतलाए गए हैं साथियों? एक प्रश्न ये भी पूछा आ गया है इनमें, 5, 7, 9 या 10। तो शुक्र नीति के अंतर्गत 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे 8वें प्रश्न की तरफ। किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य हैं? ये आपकी विरासत से पूछा गया है साथियों। क्या ढूंढाड़ क्षेत्र की हवेलियां अधिक कलात्मक हैं, या मारवाड़ क्षेत्र की हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य हैं, या अलवर जिले की अधिक कलात्मक और भव्य हैं, या शेखावाटी की अधिक कलात्मक और भव्य है साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र की जो हवेलियां हैं वो अधिक कलात्मक और भव्य मानी जाती हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है वो साथियों अब तक कई बार विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जा चुका है साथियों। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है साथियों। क्या जयपुर में स्थित है, या बीकानेर में स्थित है, या टोंक में स्थित है, या उदयपुर में स्थित है साथियों। तो अरबी फारसी जो शोध संस्थान जो स्थित है साथियों वो टोंक जिले के अंतर्गत स्थित है। इसको आपको बहुत ही कंप्लीट रूप से याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होते हैं और यही प्रश्न यहाँ से बार बार पूछा जा रहा है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इस क्वेश्चन को मान सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए साथियों। एक और प्रश्न आ चुका है साथियों, किस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोदकर किया था साथियों? क्या नक्की झील का निर्माण, या आना सागर झील का निर्माण, या
पुष्कर झील का निर्माण या सावर झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया था। तो नाखूनों से खोदी जाएगी साथियों, तो ना पे ही उसका नाम होगा, यानी कि नक्की झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर इसका किया था साथियों। आगे चलते हैं। दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है साथियों? नरहड़ में स्थित है, या कपासन में स्थित है, या सिवाड़ में स्थित है, या देशनोक में स्थित है साथियों? तो दीवान शाह की जो दरगाह स्थित है साथियों, वो कपासन नागौर के अंतर्गत स्थित है साथियों। आपको याद इसको रखना है साथियों। आगे बात कर लेते हैं। रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी के अंतर्गत स्थित है साथियों, या उदयपुर के अंतर्गत स्थित है, या चूरू में, या लोसल में स्थित है? आपको इसको करेक्ट आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। तो रानी जी की जो बावड़ी स्थित है साथियों, वो बूंदी के अंतर्गत स्थित है, इसको आपको याद रखना है साथियों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन जब आपसे टफ पूछे जाएंगे साथियों, तो किसी भी प्रकार से वो पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है ढूंढलो झुंझुनू में, मुकंदगढ़ झुंझुनू में, चढ़ाया झुंझुनू में, या महनसर झुंझुनू में? तो ये देखिए क्वेश्चन सबको पता होता है कि सेठ लालचंद गोयनका की जो हवेली है वो झुंझुनू जिले के अंतर्गत स्थित है, लेकिन फिक्स जो स्थान है, किस स्थान पर स्थित है, उसको बहुत कम लोग याद रखते हैं। और जब आपको पेपर को फंसाना होता है साथियों, तो इसी प्रकार से इसमें स्थान दे दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सेठ लालचंद गोयनका की जो हवेली है वो ढूंढलोद झुंझुनू के अंतर्गत स्थित है साथियों। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं साथियों कि हवेलियाँ क्या होती हैं, किन किन हवेलियों को प्रमुखता से लिया गया है, बावड़ियाँ क्या होती हैं, किन किन बावड़ियों को प्रमुखता से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल चित्रित रूप से आपको दिखाया जाएगा, जिस प्रकार से पिछली वीडियो में जो टॉपिक्स दिखाए गए हैं, जहाँ से बहुत सारे साथियों कमेंट भी आए कि सर वही टॉपिक, आगे जो टॉपिक हो वो भी चित्रित माध्यम से हो, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ सके साथियों। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए सबसे सर्वप्रथम आपको जो मोस्ट चीज़ है वो आपको इसमें करवा देते हैं साथियों, कि छतरियों की बात हम कर रहे थे साथियों, की छतरी कैसी होती है, किस प्रकार से होती है, और किस किस की छतरी प्रसिद्ध है साथियों। तो सबसे पहले चलते हैं नागौर की तरफ। नागौर में है राव अमर सिंह की छतरी साथियों। नागौर में झंडा तालाब में स्थित 16 कलात्मक खंभों की छतरी है साथियों। 16 इसमें खंभे हैं, और राव अमर सिंह राठौर की छतरी ये बनी हुई है साथियों। किसकी छतरी बनी हुई है? राव अमर सिंह राठौर की। कहाँ पर बनी हुई है साथियों? नागौर में। किस तालाब पर बनी हुई है? झंडा तालाब पर बनी हुई है। 16 खंभों की छतरी जो आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाई दे रही है साथियों। ठीक है, इस प्रकार से चित्रित सामग्री आपको दिखाई जाएगी। आगे चलते हैं साथियों। 84 खंभों की छतरी जो कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंतर्गत स्थित है साथियों। इसको कर लेते हैं पहले। ठीक है, 84 खंभों की छतरी है, वो किसकी छतरी है आपको पता चल गया साथियों। कोटा जाने वाले मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट। किस गांव के निकट स्थित है? देवपुरा गांव के निकट स्थित है। एक विशाल छतरी बनी हुई है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने भाई देवा द्वारा, यानी कि जो राव राजा अनिरुद्ध सिंह के भाई थे देवा, उनके द्वारा 1683 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था साथियों। देवा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। देवा किसके भाई थे साथियों? राव राजा अनिरुद्ध सिंह के भाई थे साथियों, और 1683 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था साथियों। यह छतरी 84 खंभों पर टिकी हुई है साथियों। अद्वितीय छतरी है, यानी कि 84 इसके अंतर्गत खंभ लगे हुए हैं साथियों। और आगे चलते हैं कि प्रताप सिंह ने भरी तरे बैकुंठी में बेसाड़ केसरिया वागो पैराड़गढ़ भरी संकट छतरी कने दान दिनों के ऊपर नवी कराई, यानी कि रुपये 150 में ठेके पर करवाई गई थी साथियों। इसका निर्माण ये आपको छतरी चित्र के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं साथियों। मुँह ये आपको छतरी दिखाई दे रही होगी साथियों। बूंदी के अंतर्गत स्थित है। 84 खंभों की छतरी स्थित है साथियों। निर्माण किसने करवाया था? भाई देवा ने, अनिरुद्ध सिंह के भाई देवा ने इसका निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं साथियों। मूसी महाराणा की छतरी जो कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंतर्गत स्थित है साथियों। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है साथियों। ये जो छतरी है साथियों, जो मूसी महारानी की छतरी एक विशाल चबूतरे के रूप में इस पर उल्लेखित किया गया है साथियों। ठीक है, ये 3-4 छतरियाँ थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी साथियों। इसके सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगामी वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे साथियों, अच्छे कंटेंट के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को इस वीडियो से जुड़ने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ज़रूर साथियों। धन्यवाद।